वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोग का आपके प्यारे यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आरबीसी पर। स्वागत करते हैं सभी का तहे दिल के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए, तमाम जितने भी आप लोगों के साथी हैं जल्दी से आ जाइए, ताकि आज अपने जो नया चैप्टर है उस नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज अपने। और पिछले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 को बेखूबी के साथ में आपने डिस्कस किया, काफी आप लोगों ने समझा उसको। हालांकि चैप्टर जो था कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी था, और थ्योरेटिकल के साथ साथ कुछ टॉपिक ऐसे थे जो अपने को समझने वाले थे, इसलिए चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 को अपने एक साथ ही डिस्कस किया। फिर भी अगर कुछ अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो मुझे दोबारा फिर से वापस एक बार कमेंट देख लेना, कमेंट भेज देना बेटा जी, है ना। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को कुछ आता है तो आइएगा, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। कल की क्लास को जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके आगे वापस हम लोग लेकर के आएंगे बेटा जी। तो जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था, है ना, उसके आगे चल के आएंगे। अपने चैप्टर नंबर आज अपने शुरू करने वाले हैं। वैसे बेटा जी अगर आप लोगों को मैं बात बताऊं तो चैप्टर हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है ना, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर हमारा हो गया है, 8वां चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, 12वां चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, 13वां चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज स्टार्ट करेंगे अपने बेटा जी 10वां चैप्टर, है ना। 10th नंबर चैप्टर जो है जिसका नाम है हमारा एस ब्लॉक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने। ज्यादा बड़ा टॉपिक, चैप्टर बड़ा नहीं है वैसे, थोड़ा लेंथी तो है थोड़ा, लेकिन इजी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें ना। केमिकल रिएक्शंस ज्यादा नहीं आएंगी, थोड़ी टफ भी नहीं आएंगी, इजी आएंगी। और अमूमन तौर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर है, आसान है बहुत ही। अगर आप लोग तसल्ली के साथ में समझोगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आता रहेगा, ठीक है। और नो डाउट इसकी आप लोग ऐप के अंदर जाना, और ऐप में जाने के बाद में आप लोग इसके नोट्स भी डाल के रखे हुए, आधे नोट्स हैं तो वो पूरे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अमूमन तौर पे जितने भी नोट्स हैं, आधे नोट्स दे रखे हैं तो आधे नोट्स एक बार आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बेटा जी, ज्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की अपने। तो लेसन नंबर हमारा शुरू होने वाला है बेटा जी, आज चैप्टर नंबर हमारा शुरू होने वाला है 10वां। और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले बेटा जी जितने भी आप लोगों के साथी हैं जल्दी से शेयर कर दो आप लोग, ताकि वो नए चैप्टर की शुरुआत के अंतर्गत हम लोगों के साथ में जुड़ जाएं, और जब तक चैप्टर फिनिश होगा तब तक साथ में जुड़े रहें। क्योंकि स्टार्टिंग का पोर्शन अगर अपने को समझ में नहीं आता तो फिर बीच में अगर चैप्टर को अपने अटेंड करते हैं तो पहले वाला अगर समझ में नहीं आ रहा, स्टार्टिंग वाला अगर अपने को समझ में नहीं आया तो बीच में से फिर चैप्टर कहाँ से समझ में आ पाता है ना। तो जल्दी से आप लोग शेयर करो ताकि सारे के सारे साथी जो हैं वो अपने साथ में जुड़ जाएं। तो चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे साथियों एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक तत्व, जी हाँ, एस ब्लॉक तत्व। चैप्टर का नाम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, किसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट मेरे प्यारे साथियों? ऐसे ऐसे एलिमेंट, है ना, ऐसे तत्व। वैसे लेसन नंबर मैंने तीसरे में आप लोगों को बेखूबी से बताया था, वहां पे तुमने एस ब्लॉक एलिमेंट, पी डी सारी चीजें डिस्कस की थी तुमने। और उस चैप्टर के अंदर मैंने तुमको बताया था कि ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, हमारा पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, तो उस पूरे चैप्टर को हमने डिस्कस करना है। तो देखो वो दिन था और आज दिन है, तो आज दिन हमारा वो आ चुका है जहां पे हम लोगों ने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो मुझे लगता है सभी को डेफिनेशन आती होगी एस ब्लॉक तत्वों की। तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है ना। एस कक्षक में क्या किया जाता है? भरा जाता है, एस कक्षक में भरा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं अपने। उनको क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है, उनको कहते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, आवर्त सारणी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में आपने डिस्कस की थी बढ़िया तरीके से। आवर्त सारणी में ग्रुप कितने होते हैं मुझे बताएगा कोई? ग्रुप 18 होते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की बात हो रही है बस, है ना। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो तत्व हैं बेटा जी, वो हमारे कौन से ब्लॉक के होते हैं? वो हमारे एस ब्लॉक के हैं हमारे, जी हाँ।
द ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड द ग्रुप नंबर सेकंड एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट, वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे, है ना। और जो कई साथ में 2-4 दिनों से मैसेज सेंड कर रहे हैं मेरे को कि सर एस ब्लॉक स्टार्ट करो, एस ब्लॉक स्टार्ट करवाओ, तो बेटा जी आज एस ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, तो जो नहीं आया तो जल्दी से बेटा जी उनको भी साथ में जोड़ें आप, ताकि एस ब्लॉक के साथ साथ में तुम लोग नोट्स भी बनाते रहो, साथ साथ समझते भी रहो। तो ऐसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में फिलअप किया जाता है, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द एस ऑर्बिटल, दैट्स नोन एज द एस ब्लॉक एलिमेंट। द ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड द ग्रुप नंबर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी कि आवर्त सारणी तुम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। आवर्त सारणी अगर आप लोगों ने डिस्कस की हो तो कुछ इस प्रकार से आपने बेटा जी आवर्त सारणी डिस्कस की थी, आपने याद आ रहा होगा। ये लो छोटी सी बनाते हैं अपने, इस प्रकार से आपने आवर्त सारणी को बेटा जी डिस्कस किया होगा, है ना। जी हाँ, इस प्रकार से हमने आवर्त सारणी को पढ़ा हुआ है तसल्ली के साथ। ये तो ग्रुप नंबर 1, 2 ये आगे चलेंगे ग्रुप हमारे, ये ग्रुप आगे चलेंगे हमारा। तीसरा ग्रुप, कितने ग्रुप होते हैं बेटा पता है तुमको, है ना। चौथा ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं। तो अपने को पूरे ग्रुप्स के बारे में बात नहीं करनी, अपने को तो बस ये पहला ग्रुप चाहिए और दूसरा ग्रुप चाहिए। अच्छा, पहले ग्रुप में तुम्हें पता है यहाँ पे होता है बेटा हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंसियम। और यहां पे होता है बेटा जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ग्रुप नंबर 1 वाले ये वाले हैं और ग्रुप नंबर 2 वाले ये हैं हमारे, 2 हैं हमारे। इन्हीं दोनों ब्लॉक ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, यही हमारे कौन सा बेटा एस ब्लॉक है, जिनके बारे में आज हम लोगों को स्टडी करनी है। बाकियों के बारे में आप लोगों को पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम लोग इस एस ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। करें शुरुआत, आ जाओ फिर मेरे प्यारे साथियों। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को हमने कितने ग्रुप में बांटा है बेटा, 2 ग्रुप्स में बांटा है। एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं मैंने बता दिया आपको। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं बेटा जी ये 2 ग्रुप्स में बांटा है तुम लोगों ने, है ना। एक तो बांटा है तुम लोगों ने वर्ग संख्या पहली, वर्ग 18 होते हैं, और एक होता है बेटा जी वर्ग संख्या सेकंड, यानी वर्ग संख्या 2। वर्ग संख्या 1 के जो एलिमेंट है बेटा जी इनको हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल। क्या कहते हैं, एल्कलाइन बोले तो क्षारीय धातु कहते हैं इनको अपने। और जो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट हैं बेटा जी इनको बोला करते हैं अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको बोलते हैं अपने क्षारीय मृदा धातु, ये बोलते हैं, है ना। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को क्षारीय धातु क्यों कहते हैं। वाई द ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कलाइन मेटल, और वर्ग संख्या 2 के तत्वों को हमने क्षारीय मृदा धातु नाम दे दिया। क्यों भैया, क्यों नाम दे दिया इनको, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, बिल्कुल रीजन होगा। भाई रीजन तो सब चीजों के रीजन ही होते हैं हमारे। हाँ, बादल गरज रहे हैं इसका मतलब है कि बरसात होने वाली है ना, रीजन है एक प्रकार का। हाँ वो ठीक है, कई बरस जाते हैं, कई बरसने के अलावा बस गरज गरज के सीधे चले जाते हैं। तो बेटा जी सबके पीछे रीजन होता है, तो कुछ ना कुछ रीजन है इनका कि वर्ग संख्या 1 के एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्षारीय मेटल बोला है, एल्कलाइन मेटल बोला है, एंड दीज नोन एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको हमने क्षारीय मृदा धातु बोला। इसका कारण क्या है बेटा, इसका कारण यह है कि जो हमारा ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है बेटा, अगर उनकी रिएक्शन हमने जल के साथ करवा दी तो वो जल से क्रिया करने के बाद में बेटा क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, बेस बनाते हैं वो बेस। हाँ, जब ग्रुप संख्या 1 के तत्वों की रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करवा दें, जल के साथ करवा दें, तो बेस बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस निकालें वो तो बात अलग है, बेस का निर्माण करते हैं, बेस। और इसी बेस की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया है, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर, है ना।
एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक नेचर। तो ग्रुप नंबर 1 के तत्वों की अभिक्रिया अगर अपने वाटर के साथ करवाएं तो बेटा ये बेस बनाते हैं, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है? क्षारीय धातु। अच्छा, नाम इसमें भी यार एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि ग्रुप नंबर 2 के तत्वों को भी अगर तुम लोग पानी में मिलाओ तो वाटर में मिलाने पर ये भी तुम्हें क्या देते हैं? ये भी बेस देते हैं, ये भी क्षार बनाते हैं। ये भी किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? क्षार बनाते हैं। इनको भी हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। लेकिन अंतर केवल इतना सा है, जो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट है बेटा, है ना, ये हमें आसानी से फाइंड हो जाते हैं। कहां से? फाइंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, यानी कि भूगर्भ पट्टी जो होती है बेटा, भूगर्भ पट्टी से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भूगर्भ पट्टी का मतलब होता है कि ऊपर वाली सतह से नहीं, मतलब भूगर्भ पट्टी मतलब ऊपर वाली जमीन से लेकर के लगभग 10 किलोमीटर की अगर अपने बात करें तो वो भूगर्भ पट्टी है हमारी, है ना। हाँ, अब 10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, है ना। इतने अपने माइनिंग प्रोसेस करवा भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से माइनिंग प्रोसेस होती है। तो ये भूगर्भ पट्टी है हमारी। तो इस भूगर्भ पट्टी से हम लोगों को ये मेटल्स मिलती हैं, ये वाली, जिनको हमने नाम दिया है बेटा जी एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये जो मेटल है ये वाटर से रिएक्शन करती हैं, बेस बनाती हैं, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं क्षारीय धातु। और ये वाली मेटल है, ये भी वाटर से रिएक्शन करके बेस बनाती हैं, बट ये हमारी आसानी से भूगर्भ पट्टी से मिल जाती है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया क्षारीय मृदा धातु। आगे बात समझ में? तो अब बात आती है कि ये कौन कौन सी हैं। तुमको पता है लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ देना, लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है ना बेटा, एक्सेप्शन। लिथियम के नीचे आता है बेटा सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एफआर पे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये बेटा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है हमारा, आसानी से मिलती नहीं है ये अपने को, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, बहुत ज्यादा रेडियो सक्रिय एलिमेंट होता है। लाइफ टाइम काफी कम होता है इसका, 23-24 मिनट लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है इसका 23 मिनट या 24 मिनट। तो बेटा ये वाले जो है ना, ये वाले एलिमेंट ये हमें आसानी से मिल जाते हैं, और इन्हीं के बारे में अपने को स्टडी करनी है। किनके बारे में? इन्हीं के बारे में अपने को स्टडी करनी है अपने को, ठीक है ना, इन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। तो आइएगा ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये वाले। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 की मैं बात बताऊं तो ग्रुप नंबर 2 में ये आते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। ये हमारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है, यानी कि इनको हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातु बोलेंगे इनको अपने, और इनको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो पहला क्वेश्चन तो तुम लोगों का सीधा दे दिया जाता है, जैसे कैल्शियम लिख दिया तुम लोगों के सामने, सीजियम लिख दिया मैंने आपके सामने, बेरियम लिख दिया आपके सामने, और बेरिलियम लिख दिया आपके सामने। प्रश्न पहला तुम लोगों को सीधा पूछेगा कि विच इज नॉट ए एल्कलाइन अर्थ मेटल, निम्न में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है, पहला प्रश्न ये दे देगा। या फिर पूछेगा कि विच इज द एल्कलाइन मेटल फॉलोइंग दीज एलिमेंट्स, इन तत्वों में क्षारीय धातु कौन सी है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं छोटे। अब देखो कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 का है, ये ग्रुप नंबर 1 का है, ये ग्रुप नंबर 2 का, ये ग्रुप नंबर 2 का, और ग्रुप नंबर 2 के तत्वों को तो हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। यह प्रश्न ऐसे आ जाएगा बेटा जी, इनमें से कौन मैच नहीं करता, है ना, मतलब इनमें से कौन असंगत है। असंगत का मतलब है विच इज द डिफरेंट फ्लोइंग एलिमेंट्स, इन तत्वों में डिफरेंट कौन सा है। अब डिफरेंट तुमको पता चल रहा है, ये दूसरे ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है, ये हमारा पहले ग्रुप का है। मतलब क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन पूछने का तरीका, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना कि ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आते हैं और ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आते हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने, तो इसी में स्टार्ट करते हैं अपने। तो अपने को दोनों अलग अलग लेके चलेंगे अपने। पहले वर्ग संख्या 1 पढ़ेंगे अपने, वर्ग संख्या 1, फिर वर्ग संख्या 2 को पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं
वर्ग संख्या 1 के बारे में भी अगर अपने बात करें तो काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है हमारा। वर्ग संख्या 2 भी काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सॉरी जी हाँ, पहले तो मैं बता देता हूं बेटा जी, वर्ग संख्या 1 के अंदर कौन कौन आता है। लिथियम को याद रखना, सोडियम को याद रखना, पोटेशियम को याद रखना, रुबिडियम को याद रखना और जनरली सीजियम को याद रखना। एफआर को मत याद रखना, क्योंकि एफआर जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, लाइफ टाइम उसका काफी कम होता है, इसलिए अपने को उसकी स्टडी नहीं करेंगे, मिलता भी काफी कम होता है, इसलिए अपने इनकी स्टडी करेंगे। जनरली क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा आप लोगों का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। क्लियर है बात? अच्छा, इसका नाम तो तुम लोगों को पता है, लिथियम नाम है इसका, है ना, लिथियम, लिथियम नाम है इसका। इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है सोडियम, है ना, क्या नाम है इसका? सोडियम नाम है। अच्छा, इसका लैटिन नाम क्या बेटा? लैटिन नाम क्या है इसका? इसका लैटिन नाम है बेटा नाइट्रियम, ध्यान रखना, नाइट्रियम, ठीक है ना, इसको नाइट्रियम बोलते हैं हम लोग, इसलिए नाइट्रियम से Na आया है, ध्यान रखना। अच्छा, इसका नाम तो पता है तुम्हें, पोटेशियम नाम है इसका, अच्छा, इसका लैटिन नाम क्या बेटा? लैटिन नाम क्या इसका? इसका लैटिन नाम है केलियम। हाँ, तो उस केलियम से हम लोगों ने ये के निकाला है, पोटेशियम नहीं तो पी निकाल देते, अपने पीओ लिख देते। रुबिडियम, इसका नाम रुबिडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द रुबिडियम। रुबिडियम, और लास्ट में हमारा सीजियम बची गया, सीजियम। सीजियम। तो बेटा जी ये हमारे कितने हैं? ये हमारे जनरली 1 2 3 4 5 एलिमेंट। एफआर भी है, फ्रेंशियम भी है, लेकिन फ्रेंशियम की स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक प्रकार का रेडियोएक्टिव एलिमेंट है हमारे लिए, इसलिए स्टडी जनरली इनकी मिलती है अपने को। ठीक है जी, तो आइएगा इनके बारे में अपने को एक एक करके लेकर के चलेंगे, अपने आसान तरीके से समझेंगे, बड़ी कोशिश के साथ में, तसल्ली के साथ में समझेंगे। अच्छा, इन ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को तुम लोगों ने नाम दे दिया, इन सबको हम क्या कहते हैं बेटा? हाँ, इन सबको हम कहते हैं क्षारीय धातु। ये कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल से क्रिया करके बेस बनाते हैं, है या नहीं, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं? क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। आइए पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, अपने स्टडी करनी है तो स्टेप टू स्टेप चलना है हमें। ग्रुप नंबर 1 की बात हो रही है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने बेटा एटॉमिक साइज। किसके बारे में? परमाणु आकार के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु आकार, परमाणु आकार के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। अब एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है पता है तुमको? पढ़ा हुआ है हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर। जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 को नहीं पढ़ा बेटा जी, उसमें कई चीजें तुमने मिस की होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए बेटर ये है कि वो चीजें तुम लोग पढ़ के आना, फिर आप लोग यहाँ वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस करोगे। और जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी जो है वो डिस्कस नहीं की, पीरियोडिक टेबल तुमने पढ़ा नहीं अगर, तो बेटा जी गुजारिश है आप लोगों से कि पहले वो चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना, फिर आप लोगों को ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेटा तुम्हें पता है परमाणु का आकार का मतलब क्या होता है? नाभिक से लेकर ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दूरी, इसी दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या, या परमाणु त्रिज्या के अलावा एटॉमिक साइज भी बोल देते हैं इसको अपने। बात आ रही समझ में? एटॉमिक रेडियस इसका नाम है हमारा। तो न्यूक्लियस से लेकर बोले तो नाभिक से बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा तक की दूरी परमाणु आकार कहलाती है। सिंपल सी बात है। हाँ, अच्छा तुम्हें पता है लिथियम के नीचे सोडियम आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम के नीचे रुबिडियम के नीचे सीजियम आता है। आप मुझे लगता है ये भी जानते होंगे, जब पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो ये दूसरे पीरियड में आता है, ये तीसरे पीरियड में, ये चौथे पीरियड में, ये पांचवें पीरियड में, ये छठे पीरियड में। सीजियम भी लिखना चाहते हो, सॉरी एफआर भी लिखना चाहते हो तो लिख लो एफआर,
FR आता है बेटा जी 7वें नंबर पे। और सिंपल सी बात है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ती है तो साइज भी क्या होगा बेटा, साइज भी बढ़ेगा। हाँ, बात आ रही समझ में? अरे बोलो। तो जैसे जैसे हम अप से डाउन आते हैं तो वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ती है। अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन, देन नंबर ऑफ सेल क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, साइज बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से लिथियम का साइज छोटा होगा, लिथियम से बड़ा होगा सोडियम का, उससे बड़ा पोटेशियम का, उससे बड़ा रुबिडियम का, और सबसे बड़ा सीजियम का। है या नहीं है? एफआर को लेते नहीं, क्योंकि एफआर बेटा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए एफआर को आप लोग मत लेना। तो अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में, सॉरी, एल्कलाइन मेटल में, क्षारीय धातुओं में सबसे बड़ा साइज किसका है, तो तुम लोग कहोगे सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। और नो डाउट, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा साइज किसका है, तब भी तुम ये बताओगे सीजियम। पूरे ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत सबसे बड़ा साइज अगर आप लोगों से कंसीडर करें तो फ्रेंशियम को ना बनाने के बजाय अपने सीजियम को प्रोबेबिलिटी ज्यादा देते हैं। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा आकार अगर अपने बात करें तो किसका होगा, सीजियम का होगा। अच्छा, और सबसे छोटा किसका हो जाएगा बेटा, लिथियम का। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बाद में बात करते हैं अपने नंबर दो बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नो डाउट आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। आ रही बात समझ में? तो बेटा जी ये बात ध्यान रखना, जो ग्रुप नंबर 1 जो है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। ध्यान रखना, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट कहूं, या मैं कहूं द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एल्कलाइन मेटल इज नोन एज NS1। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। ग्रुप नंबर 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1। या फिर तुमको कह दिया जाए कि क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तभी तुम कहोगे NS1। कोई डाउट नहीं। यहां बेटा ये जो N है ना, N, इस N का मतलब है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल जो किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है बेटा जी नंबर ऑफ पीरियड के। जो एलिमेंट जिस पीरियड में आएगा उसमें उतनी ही सेल होंगी, और जितनी सेल होंगी उसमें N की वैल्यू भी उतनी ही होगी। आगे बात नहीं आई तो देखो जरा सामने मैं बताता हूं। तुम्हें पता है लिथियम के नीचे आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम। एफआर को लेना नहीं है अपने को। अच्छा, ये दूसरी पीरियड में आता है, ये तीसरे में आता है, ये चौथे पीरियड में आता है, ये पांचवें पीरियड में आता है, ये छठे पीरियड में आता है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं मेरे प्यारे साथियों, क्या बताऊं, क्या पूछना चाहते हो हमसे? तो बेटा जी लिथियम जो है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, N की वैल्यू 2 आएगी तो N की वैल्यू 2 लिख दो इसमें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा 2s1। पीछे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं मैं, इससे आगे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को पढ़ना नहीं है। सोडियम 3 नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब होगा इसमें 3 सेल होंगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा जी 3s1। पोटेशियम आता है बेटा चौथी सेल में, चौथे पीरियड में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s1। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा 5s1। एंड जस्ट सिमिलर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सीजियम इज ऑल्सो 6s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने लिख दिया। पूरा नहीं लिखा मैंने, आधा लिखा है। आधा क्यों लिखा है देख लो, आप लोग बता सकते हो भाई। तुम्हें पता है सोडियम कितने, सॉरी लिथियम कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है, ये 19 पे आता है। अच्छा, लिथियम अगर 3 नंबर पे आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन बताया मैंने, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? अरे बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हीलियम के अंदर होंगे, हीलियम। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन बताया मेरे बाबू।
बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हीलियम में होते हैं, इसलिए मैंने उसका हीलियम आगे लिख दिया। क्लियर है बात? ऐसे सोडियम, सोडियम आता है 11 नंबर पे, 1 इलेक्ट्रॉन बताया, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? बाकी 10 इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा जी वैसे ही होते हैं जैसे होते नियोन में। कैसे होते हैं? जैसे नियोन में भी 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन की तरह होगा, बस आपको तो ये याद रखना है ना? ऐसे ही पोटेशियम आता है 19 पे, पोटेशियम 19 पे आता है बेटा जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आ गया ये रहा, अब बाकी 18 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? बाकी 18 इलेक्ट्रॉन वैसे ही होंगे जैसे आर्गन में होंगे। कैसे होंगे? आर्गन में होंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? हाँ। अच्छा, इसकी जैसे से आप आगे चलें, क्रिप्टोन आ जाएगा, है कि नहीं? क्रिप्टोन, क्रिप्टोन कितने पे आता है? क्रिप्टोन आता है बेटा जी 36 नंबर पे, और ये रुबिडियम आता है 37 नंबर पे। हाँ, आगे बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा आगे आ जाएगा जिनोन, जिनोन आता है हमारा 54 नंबर पे, ये आएगा 55 नंबर पे, ले लो, है कि नहीं है? तो कहने की मेन बात यह है कि अपने को पीछे वाला इलेक्ट्रॉन याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को तो बस ये याद करना है, ये वाला, इन इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से अपने को याद होना चाहिए। ठीक है ना, कि पीछे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और पीछे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लोग अगर निकालना चाहो तो तुम बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेस पर या नंबर ऑफ पीरियड के बेस पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस प्रकार से हम लोगों को एक्सप्लेनेशन करना है। आगे समझ में? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों का हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में अपने पढ़ते हैं बेटा जी नंबर 3, आयोडाइजेशन पोटेंशियल, बोले तो आईपी। आईपी का मतलब होता है बेटा जी आयनन विभव, और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है। आयनन विभव का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट में चल रहा है भैया, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ये सारी डेफिनेशन तुमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, है ना? तो आउटर सेल, अंदर वाली सेल से नहीं, आउटर, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाहर वाली कक्षा से निकालोगे हमेशा, बाहर से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, और बाहर से निकलने के बाद अंदर से निकलेंगे, ध्यान रखना। तो आउटर, यह आउटर इलेक्ट्रॉन है हमारा, आउटर। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेटा जी जो इसको एनर्जी दी जाती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव। सो वी ऑल्सो से दैट फॉर रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द गैसेज एटम, किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? आयनन विभव कहेंगे। ठीक ना? एटम जो लेना वो गैसेस फॉर्म में लेना, गैसेस फॉर्म में, ठीक है ना? गैसेस फॉर्म में नहीं है तो जैसे तैसे करके उसको पहले गैसेस फॉर्म में लाओ, और गैसेस फॉर्म में लाने के बाद में उसमें क्या करो? आप लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। ठीक है ना? तो जनरली किसी भी एलिमेंट्स से अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें जिस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, सॉरी जिस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना? गैसेस के बजाय अगर आप लोग न्यूट्रल लिखना चाहो तो भी अच्छी बात है, लेकिन न्यूट्रल के बजाय सीधा एटम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट लिख दो, कोई समस्या नहीं है ना? ये लो। तो किसी भी एटम से, एटम के बजाय वो आयन भी हो सकता है बेटा, आयन भी हो सकता है ना? तो मतलब काफी डीप में चलने जाएंगे अपने, लेकिन डीप में नहीं जाएंगे, तो सीधा याद रखो बस अपने तो, कि किसी भी एटम की आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आईपी कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है? ये लो, एक आपके पास में ये है, और एक आपके पास में ये है, और एक आपके पास में ये लो, एक और बना देते हैं, ये लो, ए बी सी, कितने गई सी? अच्छा, सबसे साइज छोटा ये वाला है, साइज सबसे छोटा ये है मेरे प्यारे साथियों, तो मुझे लगता है इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आईपी ज्यादा होगी। इसकी साइज थोड़ा बड़ा है, आईपी इसकी थोड़ी कम, और सबसे कम आईपी। तो ये पढ़ा हुआ है हमने कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे आईपी घटती जाएगी। और तुमको अच्छी तरह से पता है मेरे प्यारे साथियों, आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए, लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद रुबिडियम के बाद सीजियम, ऊपर से नीचे आए तो मेरे प्यारे साथियों साइज क्या होता है, साइज बढ़ता है। और जब साइज बढ़ेगा तो आईपी घटेगी। तो मेरे प्यारे साथियों लिथियम की आईपी ज्यादा होगी, सोडियम की कम होगी, पोटेशियम की कम होगी, रुबिडियम की कम होगी, सीजियम की तो होंगी ही नहीं। बस फूंक मारो इलेक्ट्रॉन बाहर, है कि नहीं है। लेकिन फूंक मारने से इलेक्ट्रॉन अगर निकलने लगे तो बेटा जी पता नहीं इलेक्ट्रॉन हम लोग कितने निकाल देते, है ना। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी तो देनी ही देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं, हाँ वो नो डाउट इसकी एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी, वो बात अलग है। और इसको एनर्जी हम लोगों को क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो कई बार क्या करता है बेटा, कई बार ये कर देता है ऑर्डर चेंज और कहता है कि भैया इसको अरेंज करके बताओ आईपी के आधार पे, है ना, आईपी के आधार पे इसको अरेंज करके बताओ। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में भी पता चल गया होगा, है ना। मतलब बेटा जी मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं तो ये जो चैप्टर के जो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे हमारे, ये चैप्टर के नोट्स आप लोगों को पूरे आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग कहां डाउनलोड करो, हाँ देखो ये हमारा ग्रुप नंबर 1 चला था, अभी मैंने स्टार्ट करवाया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी एटॉमिक किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने एटॉमिक परमाणु आकार के बारे में पढ़ा था। तुमने लिखा हुआ है सारा, हिंदी वालों को तो लिखा हुआ, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आएगी, इंग्लिश वाले आप लोग वैसे ही होशियार हो, है ना। परमाणु की नाभिक से बाह्यतम कक्षा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो उसको मैं ये जूम कर देता हूं, जूम कर देता हूं, ये लीजिए अब तो दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। तो कहने की मेन बात क्या है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को हम परमाणु आकार कहते हैं। हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, कोष बढ़ते हैं, कोष बढ़ेंगे तो बेटा जी साइज बढ़ेगा। तो देखो ये ऑर्डर भी लिखा हुआ है, देखो है ना, ऑर्डर भी लिखा हुआ है। लिथियम का साइज सबसे छोटा, हाइड्रोजन का और भी छोटा, ऐसे चलता रहेगा। फिर हमने दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोगों को मैंने बता दिया बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोगों ने बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में तुम लोगों ने पढ़ा आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। और आयनन ऊर्जा का ऑर्डर तुम लोगों को अगर मैं बताना चाहूं तो ये जो पीडीएफ है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, चलो कोई बात नहीं, अपने निकाल लेंगे। ये लीजिए, आवश्यकता पड़ती है आयनन, उसको हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। और यदि परमाणु का आकार यदि परमाणु का आकार छोटा होता है, यदि परमाणु का आकार क्या होता है बेटा, छोटा होता है तो आईपी अधिक होगी, आकार बड़ा होगा तो आईपी कम होगी। और मैं भी तुमको बता के आया हूं कि लिथियम का साइज छोटा होता है, लिथियम से बड़ा सोडियम का साइज, सोडियम से बड़ा पोटेशियम का साइज, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम का साइज, सीजियम का और बड़ा। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे आईपी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, साइज छोटा तो आईपी ज्यादा। ये सब चीजें पढ़ी हुई तुम लोगों ने। अच्छा फिर आगे चलते हैं अपने, आगे बात आती है बेटा जी मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण। अब धात्विक गुण का मतलब क्या होता है, धात्विक गुण का मतलब है कि जो हमारे बेटा जी ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है ना, ग्रुप नंबर 1 कौन कौन आते हैं पता है तुम्हें, सभी लिया रहे। लिथियम आता है, लिथियम आता है ना, लिथियम आता है, सोडियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, ये सब सारे के सारे हैं, है ना। लिथियम आता है, दिख रहा है क्या, कि रेड पेन यूज करूं मैं, ये लो। लिथियम के बाद में बेटा सोडियम आता है, सोडियम के बाद में पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी एल्कलाइन मेटल है बेटा, मेटल, क्षारीय धातु में, क्षारीय धातु। तो कहने की मेन बात यह है कि ग्रुप नंबर 1 के जो जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि मेटल क्यों होती हैं। मेटल इसलिए होती है बेटा क्योंकि इसमें मेटलिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, धात्विक गुण पाए जाते हैं। अब धातुओं में पाए जाने वाले धात्विक गुण कौन कौन से होते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि धातुएं जो होती हैं, है ना,
इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देती हैं, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देती हैं। अच्छा, लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी बेचारी, सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। इसका मतलब ये होगा कि सीजियम जो है वो बाकियों के कंपेयर में अच्छी मेटल होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर रही है ना। तो कहने की मेन बात कि ऊपर से अगर नीचे आएंगे अपने, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे धात्विक गुण क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, मेटलिक प्रॉपर्टीज क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। तो ये 4-5 चीजें थी हम लोगों ने जो पढ़नी थी, वो तुम लोगों ने पढ़ ली। मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा परमाणु का आकार, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, है ना। और फिर तुम लोगों ने ये डिस्कस किया बेटा जी धात्विक गुण कि किसमें कितनी मेटलिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपने अगली हेडिंग डालो बेटा जी। अगली हेडिंग हम लोगों ने पढ़नी है, देखो ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है हमारा, है ना। अभी चैप्टर के अंदर अगर आप लोग टाइम ज्यादा लगाते हो तो बेटा जी अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो चीजें आप लोगों को समझाने वाली है वो चीजें मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा। लेकिन जो चीजें हमारी समझने वाली नहीं है, सीधे चलने वाली हैं, तो वो चीजें अपने सीधा एक्सप्लेन करके अपने सीधा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब सीधा समझेंगे अपने इस प्रकार से। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये पीडीएफ लेकर के आया हूं, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है या थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा आसानी से होता रहेगा। आइए, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि जो हमारी क्षारीय धातुएं होती हैं वो मुलायम होती हैं, जो एल्कलाइन एलिमेंट्स होते हैं बेटा जी वो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट। हाँ, पहला पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लेना, क्षारीय धातुएं मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अच्छा, इतनी सॉफ्ट होती हैं, कॉटन की तरह नहीं होती है, यूं ऐसे कॉटन की तरह ऐसे नहीं, मतलब सॉफ्ट का मतलब उसको अपने आसानी से चाकू से काट सकते हैं। कोई शार्प एजेस होगा, कोई धारदार औजार होगा, नाइफ ले लो आप लोग, चाकू ले लो, तो चाकू से उसको अपने कट करें, जैसे अपने सब्जी काटते हैं वैसे इसको आसानी से काटा जा सकता है। लोहे को काट के दिखाओ आप कैसे काटोगे, चाकू से काट सकते हो क्या, इनको काट सकते हैं, है ना। तो ये सॉफ्ट होती है इसलिए इनको अपने क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अच्छा, जब चाकू से काटोगे ना तो जो नई सतह मिलेगी ना, नई सरफेस, ऐसे ऐसे चाकू से काट दिया तो जो नई सरफेस मिलेगी वो बिल्कुल तुम्हें सिल्वर की तरह मिलेगी, चांदी की तरह, है ना, रजत चांदी की तरह मिलती है। चलो आगे देखते हैं, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्षारीय धातुओं का रंग सामान्यतः चांदी के समान होता है, चांदी के समान देखो, है ना, चांदी के, वैसे चांदी का इसको इस्तेमाल ही कर सकते हैं अपने, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि सोडियम की तुम लोग कोई क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब हाथों में पहनने के लिए अगर अपने कंगन बना लेते हैं, है ना, या वो ऐसे नहीं बना सकते इसको, क्योंकि ये तो पानी के टच में आएगा तो आग लग जाएगी, इतनी ज्यादा एक्टिव होती है ये। हाँ, चमकती दिखती तो चांदी की तरह, लेकिन अपने इसके साथ में कोई ऑर्नामेंटल्स औजार, क्या कहते हैं, आभूषण वगैरह का निर्माण नहीं कर सकते अपने। ये लो सोडियम के बना करके आभूषण चलते रहो, हाँ, कि सोडियम के आभूषण पहन के रखे हैं मैंने, लोग सोने के पहनते हैं, चांदी के पहनते हैं, हमने सोडियम और पोटेशियम के पहन के रखे हैं, खतरों के खिलाड़ी जो हैं हम। हाँ, तो बेटा जी इसके कोई आभूषण वगैरह नहीं बनाने हैं हम लोगों को। तो ये एक्टिव काफी ज्यादा होती हैं, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर के आग जगने लग जाती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको मैं बताऊं कि क्षारीय जो धातुएं हैं, है ना, लिथियम से सीजियम के पास अगर जाते हैं अपने, तो लिथियम से सीजियम के पास में जाने पर इनका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी बेटा घटेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात मैं अगर आपको बताऊं कि क्षारीय धातुओं का घनत्व क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम होता है। ये पॉइंट लिखते रहो आप लोग, बहुत आसान है ये हमारे। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को आप लोग बता देना। क्षारीय धातुओं का घनत्व क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम क्यों होता, देखो अब क्षारीय धातुएं बड़ी होती हैं और क्षारीय लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता है कि नहीं घटता भाई, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो साइज इसका बड़ा है, इसका साइज बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, इसका साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, तो इसमें डेंसिटी ज्यादा होगी और इसमें डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ग्रुप नंबर 1 का घनत्व ग्रुप नंबर 2 से क्या होता है बेटा, कम होता है या नहीं। अच्छा, फिर आगे डिस्कस करें अगर हम लोग, अगली बात अगर अपने पढ़े,
जब क्षारीय धातुओं को ऊर्जा दी जाती है या गर्म किए जाते हैं तो क्या होता है? देखो एक बात बताएं आपको, जब किसी को आप लोग गर्म करोगे ना, किसी मेटल को क्या करोगे? गर्म करोगे अगर आप, है ना। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर किसी मेटल को आप लोग क्या करो? गर्म करो। जैसे कोई मेटल ले लेते हैं अपने, मान लो ये कोई मेटल है हमारी, ठीक है बेटा, ये कोई मेटल है, अब इसको हम लोगों ने किया ताता, बोल तो हीट दी, उष्मा दिया, गर्म की इसको अपने। तो जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बेटा जी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएंगे तो बेटा ये अपनी लो एनर्जी लेवल को छोड़ के भाग जाएंगे ऊपर, बोले तो हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। भाई सिंपल समझो, अगर किसी को गर्म करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का भी टेम्परेचर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो कम ऊर्जा वाले लेवल से उच्च ऊर्जा वाले लेवल में चले जाते हैं। यानी कि अपने घर को छोड़कर वो किसी दूसरे, है ना, ऊंची बिल्डिंग में चले गए, ऊंचे घर में चले गए, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले गए। क्या उनका घर ये था? क्या नहीं था। इसलिए वापस क्या करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन वापस क्या करते हैं? ऊर्जा निकालते हैं जो उन्होंने अवशोषित की थी, ऊर्जा निकाल करके वापस लौट के आ जाते हैं। हाँ, वापस लौट करके आ गए। अगर शाम का भूला सुबह घर लौटे तो उसको भूला भूला नहीं कहते। पहले चले गए थे, एनर्जी ज्यादा आ गई थी, चले गए ऊपर, लेकिन एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करने के बाद वापस लौट करके आ जाएंगे। और जो ये एनर्जी रिलीज की है ना बेटा, ये वाली, ये एनर्जी हमको किसके रूप में दिखाई देती है? ये हमें दिखाई देती है कलर के रूप में। किसके रूप में दिखाई देती है? कलर के रूप में दिखाई देती है। अब जैसे मान लो आप किसको, आप सोडियम को गर्म करो, नहीं लिथियम को गर्म करो आप पहले। जैसे मैंने लिथियम ले लिया और लिथियम को गर्म करो, कर दो फुल गर्म। जब फुल गर्म इतना भी नहीं करना कि मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। इसको गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से कम ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चले जाएंगे, लेकिन वापस स्थायी नहीं हो पाएंगे। स्थायी नहीं हो पाएंगे तो वापस लौट के आएंगे। जब वापस लौट करके आएंगे तो बेटा जी ऊर्जा रिलीज करेंगे, और वो ऊर्जा हमें किसके रूप में दिखाई देगी? कलर के रूप में। तो लिथियम हमको लाल कलर का दिखेगा। जी हाँ, लिथियम लाल कलर का दिखाई देता है। अच्छा तुम लोग सोडियम ले लो, सोडियम को करो गर्म, सोडियम में भी ऐसा होगा, इसको भी टेम्परेचर दे दो, इसकी भी ऊर्जा बढ़ेगी। जब ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊर्जा चले जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, वापस लौट करके आएंगे। तो सोडियम हमें क्या देता है? सोडियम हमको मिलेगा बेटा जी पीले कलर का, येलो कलर का मिलेगा सोडियम अपने को। ऐसे बैंगनी कलर का ये लो पोटेशियम को तुम लोग हीट करो, ये अपने को पर्पल कलर देता है या वॉयलेट कलर देता है, बैंगनी कलर का देगा। तो कहने की मेरी बात यह है कि अगर अपने क्षारीय धातुओं को अगर अपने गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड ड्यू टू द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दे transfer low energy level to the high energy level, but the stability of the electron in the high energy level is very less, so again electron are returned in low energy level after release the energy। और जो एनर्जी रिलीज की है उन्हीं एनर्जी को हमको एज किसके रूप में शो होती है? कलर के रूप में शो होती है। The alkaline elements are show various type of the color, just for example lithium is show the red color and sodium is show the yellow color, potassium is show the purple। ये पर्पल कलर शो करेगा, ये बैंगनी कलर शो करेगा। आई बात समझ में? तो ये बात मतलब सारे के सारे बेटा जी ये जो पोर्शन है ना, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है हमारा। जैसे लिथियम हमारा रेड कलर शो करेगा, लिथियम हमारा रेड कलर शो करेगा, है ना, रेड कलर शो करेगा। ये पीला कलर, ये बैंगनी कलर, ये लाल बैंगनी कलर, सीजियम ब्लू कलर शो करेगा। ये तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे क्या शो करते हैं? जनरल कॉमन कलर शो करते हैं हमारे। तो अभी अपने क्लास में क्या डिस्कस किया है? अपने एक बात पढ़ ली है कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, और एस ब्लॉक
कितने टाइप के होते हैं, पहली बात ये होगी। एंड दूसरी टाइप हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि एस ब्लॉक एलिमेंट कितने भागों में बांटा है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 वाले कौन कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 2 वाले कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और ग्रुप नंबर 1 को हमने शुरू किया है, और ग्रुप नंबर 1 में हमने ये पढ़ लिया बेटा जी कि किसकी आईपी ज्यादा होती है, किसका साइज छोटा होता है, किसकी आयनन ऊर्जा कम होती है, ये तमाम चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और उसको पढ़ने के बाद में हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली, भौतिक गुणधर्म कैसा होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आई बात समझ में? अब अगली क्लास में अपने क्या डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, ये वाले केमिकल प्रॉपर्टीज। और नो डाउट आप लोगों के पास में अगर नोट्स हैं तो बेटा जी उस नोट्स को ऐप पर जाने के बाद में नोट्स को जरूर पढ़ना, और उस नोट्स को पढ़ने के बाद में अगर आपके पास में बुक वगैरह है तो बुक को भी पढ़ना। लैंग्वेज वैसे ठीक है, एनसीईआरटी की थोड़ी सी टफ लैंग्वेज होती है, बट नोट्स को पढ़ने के बाद में आप लोग बुक का सहारा ले रहे हो तो आप लोगों को बुक की लैंग्वेज आसान लगेगी, है ना। तो ध्यान रखना बेटा जी, आप लोगों को नोट्स के साथ साथ में आप लोगों को बुक की भी रीडिंग करनी है, बुक को भी तुम लोगों ने पढ़ना है ना, बुक को भी तुम लोगों ने डिस्कस करना है। तो आज की क्लास को अपने यहीं तक विराम देते हैं। अगली क्लास के अंतर्गत अपने ग्रुप नंबर 1 के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उस केमिकल प्रॉपर्टीज को अपने लेकर के आएंगे। नो डाउट ये चैप्टर ज्यादा बड़ा है, लेंथी है, लेकिन पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है हमारा। हाँ, जहां पे केमिकल्स रिएक्शंस आएंगी तो उसको मैं बेखूबी के साथ में तुमको समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर को अगर अपने इस प्रकार से करें, है ना, तो नो डाउट इस चैप्टर को अपने जल्दी ही फिनिश कर देंगे। और इस मंथ आपका हो सकता है कि चैप्टर जो होगा वो मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों चैप्टर आप लोगों को मैं फिनिश करवा दूंगा। और दोनों चैप्टर फिनिश होने के बाद में फिर अपने थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर को अपने क्या कर लेंगे, शुरुआत कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने कल की वीडियो के अंतर्गत। और कल की वीडियो में आना मत भूलना, कल अपने ग्रुप नंबर 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा और करने के बाद में क्या बनाएगा, ये तमाम बातें हम लोगों कल की रहेंगी। तो ठीक है बेटा जी, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, और मिलते रहना आप लोग इसी प्रकार से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अपने कल। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।